तो हमारा नया टॉपिक है एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, मतलब ग्रहों की दृष्टियां होती है। ओके, तो वो देखते हैं। कुछ ग्रह है उनकी, हर प्लैनेट के पास सातवीं दृष्टि तो होती ही है। ओके, बाय डिफॉल्ट। लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी सातवें घर पे तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा भी उसके अलावा भी कुछ और ग्रहों पर, सॉरी, कुछ और घर पर भी उसकी दृष्टियां होती है। तो देखते हैं, जैसे कि सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस अपने घर से सातवें घर पर दिखते हैं। जुपिटर है, देखो सब में सातवां घर तो आएगा ही। हाँ, मार्स में यहाँ 4 7 8 आएगा, 4 7 6 नहीं। ओके, जुपिटर है वो पांचवें, सातवें और नौवें घर को दिखता है। मार्स है वो चौथे, सातवें और 10वें घर को दिखता है। शनि है वो तीसरे, सातवें और 10वें घर को दिखता है। उसी तरह राहु केतु भी है पांचवें, सातवें और नौवें घर को दिखता है। ओके, अभी ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से है। जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी एंड मून। मैलेफिक है राहु, सैटर्न, केतु, मार्स एंड सन। अच्छे हाउस कौन कौन से है? 1 4 7 10 5 एंड 9। और बैड हाउस है वो 6 8 12। इसके अलावा जो भी बाकी बचे, कौन से बचे? ओके, वो न्यूट्रल हाउस है, मतलब बहुत बुरे भी नहीं किए, बहुत अच्छे भी नहीं। हाँ, 11 भी आएगा। 11 को नहीं डालेंगे अभी। कौन से बाकी रहे? 2 3, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। ओके, 11। 11 बाकी है। तो ये तीनों घर है वो। ओके, बहुत अच्छे भी नहीं है या बहुत बुरे भी नहीं है। ओके, क्यों छठा घर क्यों बुरा है? क्योंकि वो बीमारी देता है। आठवां घर क्या है? वो बहुत सारी परेशानियां देता है। ऐसी ऐसी परेशानियां देता है कि जिसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये दलदल जैसी मुश्किलियां, दलदल, जैसे दलदल में हम फंस गए हो ना, ऐसी प्रॉब्लम देता है आठवां घर। ओके, और 12वां घर है वो आपको लॉस करवाता है किसी भी तरह का। ओके, मान मान लो कि आप किसी भी तरह का लॉस हो गया, आप ट्रेन मिस कर गए, बस मिस कर गए आप, या फिर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन था वो मिस हो गया, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, आपने अपनी हेल्थ है वो मिस कर दी। फिजिकली वीक होना वो भी 12वें घर से आएगा। ओके, इसलिए ये तीनों घर है वो बुरे हैं। ओके, अब देखते हैं, बैड योगा देखते हैं कुछ। कौन से योगा पहले देखने हैं, बैड या अच्छे? अच्छे वाले पहले देखने हैं या बुरे वाले पहले देखने हैं? अच्छे वाले दिखाइए। है ना, पहले अच्छे वाले देखते हैं। ओके, तो अब है, ये है गुड योगा देखते हैं। सर इसका नोट्स मिल जाएगा ना बाद में? हाँ, बट मतलब जिन लोगों ने पे किया है उनको मिलेगा। हम्म। जो फ्री में सिर्फ पहली 5 क्लास फ्री है, उन लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब। तो तो पर वो लोग भी सिर्फ 200 पे करके नोट्स ले सकते हैं। ओके, कितने पहले 5 क्लास की नोट्स अगर लेने हो, पहले 5 क्लास की नोट्स अगर लेनी हो तो 200 पे करके ले सकते हैं। अदरवाइज फुल कोर्स की नोट्स तो बहुत महंगी है, मतलब
जैसे पूरे कोर्स की फीस 2700 है, तो अगर पूरे कोर्स की नोट्स लेनी है तो 1500 रुपीज है, अगर किसी को लेनी हो तो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे योगा की बात करते हैं। पंच महापुरुष योग। तो ये पंच महापुरुष योग है वो 5 योगा को मिला के बनता है। ओके, 5, जैसे कि कौन कौन से वो 5 योग है? रुचक योग है, भद्र योग है, हंस योग है, मालव्य योग है, और सस योग है। ये पांचों, बट ऐसा जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों योगा होगा तो ही आपको माना जाएगा कि ये मान लो कि ये पांचों में से मान लो सिर्फ रोचक योग है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये आदमी के अंदर रोचक योग है। महापुरुष का जो 5 योग है उसमें एक रोचक योग इसके पास है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों योग होगा किसी के पास। ये कलयुग में तो बहुत मतलब अभी तो बहुत मुश्किल है कि पांचों के पांचों योग होगा। आई बात समझ में? तो ये पांचों योगा है वो अ, जैसे रोचक योग है वो मंगल से बनता है, भद्र योग है वो मर्क्यूरी से बनता है, हंस योग है वो जुपिटर से बनता है, मालवीय योग है वो विनस से बनता है, और सस योग है वो सैटर्न से बनता है। कंडीशन क्या है इसकी? ये क्या होना चाहिए कि अगर इसमें से कोई भी प्लैनेट एक्सोल्टेड हो या अपनी राशि में हो। ओके, उच्च का एक्सोल्टेड मतलब उच्च का या अपनी ही राशि में हो, तो या तो उच्च राशि में होना चाहिए या तो अपनी राशि में होना चाहिए, और साथ में 1 4 7 या 10वें घर में होनी चाहिए, केंद्र के घर कहते हैं इसको। ओके, या तो फिर मतलब बी एक्सोल्टेड या वो अपनी राशि में होकर ये घर में होने चाहिए। मान लो कि एक्सोल्टेड है लेकिन दूसरे घर में है, तो फिर माना नहीं जाएगा योगा। क्यों? क्योंकि ये चारों में से किसी एक घर में होने चाहिए। आई बात समझ में? सबसे पहले देखते हैं रोचक योग। तो रोचक योग कब बनेगा? जब मंगल है वो केंद्र के घर में हो, केंद्र वाले घर है हमारे। अभी मालूम है केंद्र के घर, अब देख लेते हैं घर का, हम भी यहाँ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। अभी मैं यहाँ ही मेंशन कर रहा हूँ। ओके, हम्म अरे एग्जॉस्टेड डेबिलिटेड कैसे पता चलता है? एक्सोल्टेड वाला तो हमने कल या परसों के क्लास में देख लिया था हमने। आपने क्लास अटेंड नहीं किया था? कल का थोड़ा लेट किया था, कल का क्लास खाली एक लेट किया था मैंने। केंद्र हाउस मतलब 1 4 7 10। आज मैंने एक इमेज भेजी थी ग्रुप में, देखी थी? जी सर, देखी थी। उसमें मैंने कहा था कि ये यहाँ से पहला घर फिक्स होता है, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। वो इमेज में ऐसा दिखाया था मैंने। बट ये पहले घर में ये 8 नंबर, 9 नंबर, ये सब क्या लिखा है, तो किसी को मालूम है? सर ये जो हमारा राइजिंग असेंडेंट है उसका नंबर आता है फर्स्ट हाउस में। नहीं, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये सब नंबर लिखे, तो ये फिर किसके नंबर है? ये हाउस, जिन लोगों को मालूम नहीं होता है ना, कुंडली देखना नहीं आता है, वो ऐसा समझते हैं कि ये हाउस नंबर सर ये है ना? राशि नंबर है। हाँ, बट ये क्या है? राशि नंबर है कि ये इसका मतलब क्या हो, बाय डिफॉल्ट ये पहला घर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पहला घर होता है, ये दूसरा। वो इमेज में देखिए आप, इमेज में, चलो मैं ये इमेज अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ।
दिख रहा है? यस सर, यही चार्ट था। देखो यहाँ फिक्स होता है, ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये फिक्स होता है। बट सबकी कुंडली में पहले घर में कोई भी राशि आ सकती है। यहाँ जो राशि ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि इनके पहले घर में 8 नंबर की राशि आई है। अभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर 1 से 12 नंबर की हर राशि का सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। पहले नंबर की एरीज, दूसरे नंबर की टॉरस, तीसरे नंबर की जेमिनी, चौथे नंबर की कैंसर, इस तरह से सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए आपको। ओके, तो पहला अभी समझ में आया कि ये घर है ना वो अभी देखो, चौथा, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये घर को केंद्र के घर क्यों कहते हैं? देखो क्योंकि कुंडली में ये देखो सेंटर में है ये चारों घर। आई बात समझ में? समझ में आया? जी सर। उसी तरह पहला, पांचवा और 9वां घर है ना, उसको त्रिकोण के घर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण के। क्यों? क्योंकि उससे त्रिकोण बनता है। देखो इस तरह से अगर करेंगे तो हम त्रिकोण बनेंगे, बनेगा। जी सर, 159। ओके, तो पहला घर, एक पहला घर ही एक ऐसा है कि जो केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। ओके, बाकी कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जो त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता हो। जी सर। सर ये राशि का भी बता दिया था आपने सर। क्या? फर्स्ट फर्स्ट हाउस में कौन सा राशि है, सेकंड में कौन सा होता है, ये भी आपने बता दिया था क्या? नहीं नहीं, वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि ये किसी की कुंडली है, तो ये हाँ, कुंडली में पहले घर में 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की मतलब स्कॉर्पियो। 8 नंबर स्कॉर्पियो होता है। हाँ, उसी तरह आपकी कुंडली में भी कोई भी आ सकता है। 5 नंबर की राशि भी आ सकती है पहले घर में। ये ओके। तो कौन सा नंबर के लिए कौन सा राशि होता है वो बताएंगे सर? क्या कह रहे हो? कौन सा नंबर के लिए कौन सा राशि होता है? हाँ, एक बार देख लेते हैं। हम्म, देखो ये रहा। पहले 1 नंबर की राशि है एरिस, जिसे मेष भी कहते हैं। उसका स्वामी क्या है? स्वामी है उसका ये मार्स। सन, सूर्य ना, मार्स। मार्स। दूसरी राशि है टॉरस, दूसरे नंबर की, इसका वीनस। उसका विनस है। वीनस। ये आपको सीक्वेंस वाइज उसके स्वामी के साथ याद होना चाहिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आगे, एस्ट्रोलॉजी सीखना है ना, अच्छा मास्टर बनना है, तो ये 12 का 12 राशि सीक्वेंस वाइज और उसके स्वामी याद होने चाहिए। तीसरा जेमिनी, उसका स्वामी है मर्क्यूरी। 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 कर कैंसर, चौथे नंबर की राशि है कैंसर, उसका मून। स्वामी है मून। 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 5वें नंबर की राशि है लियो, उसका स्वामी है सन। 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 कन्या का फिर से मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। 7वें नंबर की राशि है तुला, वीनस। इसका वीनस। स्वामी है विनस। 8वें नंबर की स्कॉर्पियो है, उसका स्वामी है मार्स। 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 सेजिटेरियस का स्वामी है जुपिटर। जुपिटर। कैप्रिकॉन का सैटर्न। एक्वेरियस का अगेंस्ट सैटर्न। हाँ, और पाइसिस का जुपिटर। जुपिटर। ओके। ये लाल किताब का भी ऐसे सेम होता है क्या? नहीं, लाल किताब में ये होता है कि लाल किताब में वो देखते ही नहीं है कि कौन से घर में कौन सी राशि, कौन से घर में, सॉरी, कौन से घर में कौन सी राशि है, वो नहीं देखते। वो डायरेक्टली यही देखते हैं कि ये घर ही देखते हैं उसमें कौन से प्लैनेट घर की में। प्लेसमेंट देखते हैं बस। फिर प्लेसमेंट देखते हैं, कौन से घर में कौन सी राशि है वो नहीं देखते हैं लाल किताब में। हम्म, अगर लाल किताब का थोड़ा बेसिक नॉलेज अगर लेना हो, तो मैं उसका हम्म, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ग्रुप में, देख लो आप। ओके, ओके। बेसिक बेसिक नॉलेज अगर लेना हो तो। जिस तरह सेंड कीजिएगा, हाँ थोड़ा डिफरेंस चेक कर लेंगे। हाँ। ओके। तो लाल किताब ज्यादा इजी है, ये
एस्ट्रोलॉजी ज्यादा इजी है। हाँ, लाल किताब इजी है इससे। इजी है ना? हम्म। और एक्यूरेसी के हिसाब से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है सर? एक्यूरेट तो सभी है, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो मतलब जो जॉय है, जो ये आनंद है, ये डीप है, हाँ जी, ये वो ज्यादा डीप है। वो किसी में भी नहीं है। मतलब अगर किसी को सीखने का शौक है और बहुत मतलब फिलोसॉफी में फिलोसॉफी समझनी है अगर एस्ट्रोलॉजी की, तो फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। बट सिर्फ आपको सिर्फ प्रेडिक्शन करना है, ओके, और वो सिर्फ करना है तो फिर लाल किताब, केपी एस्ट्रोलॉजी कोई भी पकड़ लो आप। बट बहुत ही कहते हैं ना कि लर्निंग की जो मजा है, जो जॉयनेस है, ओके, आनंद है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। मगर एक्यूरेसी है क्या सर? हाँ, एक्यूरेसी भी तो सब में है। हम्म, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, और एक्यूरेसी इतना नहीं है, मतलब बहुत सारी नहीं, चीजें बताई जाती है। कॉम्प्लेक्स है इसीलिए कोई एक्यूरेट नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि असल में न्यूमरोलॉजी सर, में बहुत प्रिसाइज हो जाता है, बहुत ही असल में सर एक्यूरेट आ डीप, जाता है। असल में डीप कोई मगर सीखना नहीं चाहता। हम्म। नहीं, इंटरप्रिटेशन ही उसका मतलब, एक घर दूसरे घर को देख रहा है, दूसरा आपको देख रहा है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर, आपकी इसके ऊपर, उसके बाद में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो, उसके बाद में उसका जो आउटकम निकलता है, वो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नहीं मतलब देखो, जो इलेक्ट्रॉनिकली भी जो मतलब निकलता है ना, जो एस्ट्रो सेज पे निकलता है, तो वो आपके प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं बहुत सारी जगह पे, तो देखो बहुत सारी जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है वो। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिसको सिर्फ डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट मजा आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रोसेस में ज्यादा मजा आता है। तो अगर प्रोसेस में ज्यादा मजा आता है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी मगर वो तो वो जो जो आपके पास प्रिडिक्शन के लिए आएगा, वो तो बोलेगा कि भाई मेरे को तो डेस्टिनेशन पे पहुंचाओ, मेरे को बताओ कि किधर क्या नहीं परफेक्टली क्या नहीं, है अवेलेबल। पर तो सीख लो ना आप। ऐसा क्यों, मतलब आपको किसने बांध के रखा है? आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीख लो, उसके लिए लाल किताब सीख लो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको मतलब एक मजा के लिए सीखो। अगर मजा नहीं लेना है तो मत सीखो। नहीं, मैं इसलिए सीखना चाह रहा था कि उसके बाद में मेरा, अगर समझो मेरा न्यूमरोलॉजी के ऊपर अच्छा पकड़ है, तो मैं उसमें बहुत प्रिसाइज कर सकता हूँ प्रिडिक्शन। उससे हम्म। आगे कुछ मिलता है क्या इसमें? उसके आगे ये वाला इसमें कुछ ज्यादा मिलेगा क्या मेरे को इसमें? मिले। वो पॉइंट है। नहीं देखो, अगर आपको पहले से वैदिक न्यूमरोलॉजी मतलब किसी भी तरह के न्यूमरोलॉजी परफेक्ट आता है तो ये आपको वहाँ एक सपोर्टिव टूल बनेगा आपका। एडिशनल नहीं बनेगा? एडिशनल नहीं बन सकता पर मतलब कोई, आप मतलब अगर आपको न्यूमरोलॉजी में जितना नहीं, प्रिडिक्शन है, वो उससे आप ज्यादा पे प्रिडिक्शन डिपेंड इसमें हो वो सकता है आप क्या? पे डिपेंड करता है आगे जाके। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्यादा पसंद आता है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपका मेन हथियार बन सकता है और वैदिक न्यूमरोलॉजी आपका सपोर्ट बन सकता है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को ही मुझे मेरा मेन हथियार रखना है और ये सब हम्म, चीजें तो मुझे टैरोट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, सब कुछ सीखो, सब कुछ सीखो। पर किसी एक को हमें हमारा मेन हथियार रखना है। ओके, जैसे हम्म, अर्जुन था, महाभारत में अर्जुन था। अर्जुन को सब आता था ना, गदा गदा से भी लड़ना आता था, धनुष से भी लड़ना आता था, तलवार से भी लड़ना आता था। लेकिन उसका मेन हथियार क्या था? हम्म। क्या था उसका मेन धन, हथियार? धनुष बाण। हाँ। तो हमें भी ऐसा ही करना है कि हम सब सीखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा अच्छा लगता है। ओके, उसको अब आपका मेन हथियार रखो, बाकी को आप सपोर्ट में रखिए। और अगर ऐसा करने गए कि आप सब में मास्टर बनना चाहो तो किसी भी मास्टर नहीं बन पाओगे। हम्म। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, ऐसा बनते रह जाओगे। मेरा खाली एक था, मैं आपको जो पूछा कि कुछ एडिशनल कुछ नहीं मिलता है, मतलब सब अगर आपको डेस्टिनेशन अगर मिल गया न्यूमरोलॉजी के साथ में, तो आप अगर ये एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ोगे तो उसमें कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलता है, खाली नहीं, सपोर्ट करता है आपके रीडिंग्स को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन कर सकते हो तो फिर इसमें मत आओ। इसको आप सिर्फ हम्म, सपोर्ट के लिए रखो इसको। आपको ऑलरेडी किसी चीज से प्रेडिक्शन
आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रेडिक्शन आ गया है, तो हम्म, फिर प्रेडिक्शन करने के लिए दूसरी और चीज में मत जाओ। ओके, हम्म, यहाँ सिर्फ इसको सपोर्ट के लिए, जैसे कि मैं कंसल्टेंसी करता हूँ तो मैं कुंडली देखकर करता हूँ, पर मुझे न्यूमरोलॉजी आता है तो मैं उसकी न्यूमरोलॉजी भी सपोर्ट सपोर्ट के लिए देखूंगा कि उसके न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। ओके, हम्म, लेकिन उसकी सारी मेन चीजें देखने के लिए तो मैं उसकी कुंडली ही देखूंगा। समझ रहे हो आप? तो आप भी ऐसा करिए, आप न्यूमरोलॉजी से आप बहुत अच्छा आता है तो उसकी न्यूमरोलॉजी से ही मेन सब कुछ देखे, पर एस्ट्रोलॉजी से कुछ सपोर्टिव आपको मिल जाता है। ओके, हम्म, तो सपोर्ट के लिए तो हमें जितनी चीजें आए उतना कम है। ओके, जितना आए उतना करो। जैसे हम्म, आई बात समझ में? अगर एक, सही है। ओके, तो मैं तो यही कहूंगा क्या, और न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाला है ना वो एस्ट्रोलॉजी में फिर, मतलब न्यूमरोलॉजी इतना इजी है ना कि वो एस्ट्रोलॉजी में, मोस्टली एस्ट्रोलॉजी में आके ऐसा नहीं, उसको मेन हथियार नहीं बनाएगा, वो उस न्यूमरोलॉजी को ही रखेगा। पर हम्म, एस्ट्रोलॉजी वाला न्यूमरोलॉजी में आके न्यूमरोलॉजी को मेन बना सकता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ा हार्ड है। तो अगर हम्म, अगर कोई लेजी पर्सन है तो वो ऐसा ही सोचेगा कि चलो ये एस्ट्रोलॉजी को हमारा मेन हथियार नहीं रखना है, न्यूमरोलॉजी को रखते हैं, या है इजीली हम्म, थोड़ा, मतलब इतना डीप में नहीं जाना पड़ता है। हम्म, ओके, ओके। तो पंच महापुरुष का योग देखते हैं। रोचक योग ये मंगल से बनता है, तो मंगल जब, हाँ, और कुछ चीजें मुझे बतानी थी आपको। हम्म, तो ये हाँ, ये केंद्र के घर है, ये त्रिकोण के घर है, और छठे आठवें और 12वें घर को बुरे घर मानते हैं। ओके, हम्म, ये आपको नोट डाउन करना हो तो कर लो। ओके, शायद नोट में नहीं मिलेगा कि 1 4 7 10 है वो केंद्र के हाउस है, 1 5 9 है वो त्रिकोण के हाउस है, त्रिकोण के घर है। फिर 6 8 और 12 है वो बुरे घर है, या ऐसा कहो कि आप मैलिफिक हाउस है, या दूस्थान कहते हैं इसको हिंदी, वो संस्कृत में दूस्थान। उसके बाद है छः, बारह, दो थ्री तीन ग्यारह, न्यूट्रल वाले। 3 6 10 11, 3 6 10 11, ये है वो, इसको ग्रोइंग हाउस कहते हैं, ग्रोइंग हाउस। क्या कहते हैं? ग्रोइंग हाउस। मतलब कि इस घर में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है ना, तो हम्म, जैसे जैसे आपकी उम्र होगी वैसे वैसे वो प्लेनेट की वजह से आप ग्रो होंगे। हम्म, हालांकि छठा घर है वो, मतलब ऐसा मत मानना कि ये घर ऑलरेडी पूरे घर में आ गया है तो दूसरे घर में नहीं आएगा, मतलब दूसरे, एक क्लासिफिकेशन ऐसा है कि एक घर है वो बार बार किसी और क्लास में भी आ सकता है। समझ रहे हो? जैसे पहला घर है वो त्रिकोण में भी आया और केंद्र में भी आया, उसी तरह छठा घर भी है, ग्रोइंग हाउस है, और बुरा हाउस भी है। ओके, अगर छठे घर में, मतलब कि छठे घर में कोई प्लैनेट है तो वो डिसीट तो देगा, लेकिन अगर आप वो प्लैनेट से रिलेटेड कुछ काम करोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि छठा घर है वो जॉब का भी है। आई बात समझ में? तो आपने बताया जैसा विद एज जो इंक्रीज होता है करके, तो हम्म, विद एज डिसीज प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो सकता है ये हाउस में। नहीं नहीं, उस तरह ग्रोइंग डिसीज वाला चीज अलग है ना, वो नेसेसरी नहीं है कि वो इंक्रीज ही होगा। सर वो तो दशा अंतर दशा से होगी एक्टिव ना, ओके, अगर वो पढ़े हैं 6 से 12 प्लैनेट्स तो उससे रिलेटेड डिजीज। चलो तो फिर इतना इतना नोट डाउन कर लेना आप। ओके, सर एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देंगे जरा क्विकली एकदम। 1 4 7 10, ये हाँ केंद्र जी। केंद्र के घर है। ओके।
फिर 159 है वो त्रिकोण के घर है, त्रिकोण हाउस। ओके। 6 8 12 वो बुरे घर है, बुरे घर। बाय। हाँ। फिर 3 6 10 11 वो ग्रोइंग हाउस है। ग्रोइंग हाउस है। हाँ 2 3 11 न्यूट्रल है ना? हाँ, 2 3 11 न्यूट्रल भी है। ओके, ठीक है सर। वो चीज तो नोट्स में ऑलरेडी थी, इसलिए मैंने अभी रिपीट नहीं की। हम्म, ओके, चलो। तो रोचक योग मतलब क्या है कि मंगल है वो अपने ही घर में हो या अपनी उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो या अपने या उच्च राशि में हो। तो अपनी राशि कौन सी है? एरीज और स्कॉर्पियो, वो उसकी अपनी राशि है। और एक्सोल्टेड साइन क्या है? मंगल की कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों में से किसी एक राशि में होना चाहिए, और साथ में ये चारों में से किसी एक घर में होना चाहिए, तो रोचक योग बनेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मंगल है वो एरीज में है लेकिन दूसरे घर में है, तो बनेगा? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अपनी राशि में है लेकिन केंद्र के घर में नहीं है। जी सर। उसी तरह मान लो कि मंगल है वो चौथे घर में है लेकिन कैंसर एक्वेरियस में में है। है, एक्वेरियस में है, तो बनेगा? नहीं सर। जल्दी बोलो। चौथे घर में है पर एक्वेरियस राशि में है, तो बनेगा? सर बनेगा ना, सर बनेगा ना, 1 4 7 10 हाउसेस में। क्या? सर बनेगा। नहीं, पर राशि राशि तो एक्वेरियस है ना, एक्वेरियस राशि थोड़ी है इसमें, देखो। हाँ हाँ सर, एक्यूरेस नहीं है, नहीं नहीं बनेगा सर। बनेगा, नहीं बनेगा सर। ओके। तो ये याद के दोनों दोनों कंडीशन है वो मैच होनी चाहिए। अच्छा, मतलब केंद्र में तो अगर सर 11 है तो नहीं बनेगा, हाँ, केंद्र के घर में भी होना चाहिए और और अपनी इनमें भी हो, राशि वन या फोर अपनी सेवन उच्च टेन में राशि भी। में होना चाहिए। ओके सर। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग वेल्थी होते हैं, फेमस होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, एंथुजियाज्म बहुत होता है, एनर्जी बहुत होती है। अपीरियंस इनका ग्रेसफुल होता है, अट्रैक्टिव फिजिक होता है, इंप्रेसिव पर्सनालिटी होती है, और लॉन्ग लाइफ होती है। फेम, प्रॉस्पेरिटी, लैंड, ऑथोरिटी, करेज, वेलर एंड अमेजिंग फिजिक। ओके। एग्जाम्पल है ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, राहुल द्रविड़। इनकी इन लोगों की अ, इन लोगों की कुंडली में ये रोचक योग है। ओके। उसके बाद है भद्र योग। तो भद्र योग कब बनेगा? मर्क्यूरी है वो केंद्र के घर में होना चाहिए या फिर अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। अभी एक मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है कि जो जिसकी उच्च राशि भी अपनी ही है, अपनी ही राशि में उच्च का होता है। वर्गो क्या है? वो वर्गो और जेमिनी का स्वामी है, और वर्गो में ही उच्च का होता है। एक मर्क्यूरी ही एक ऐसा प्लैनेट है, मतलब कि वो एक ऐसा है कि जिसे अपने ही घर में बहुत ज्यादा मजा आता है। एक्सोल्टेशन मतलब क्या मालूम है? एक्सोल्टेशन मतलब ऐसी कंडीशन के जहां बहुत मजा आता हो। तो एक मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है कि इसे कोई और प्लैनेट की राशि में मजा नहीं आता है, अपनी ही राशि में मजा आता है सबसे। इसीलिए वो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। आई बात समझ में? जी सर। तो क्या होना चाहिए? नेटिव है, टॉल होता है, अट्रैक्टिव होता है, लर्न, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल होता है, वेल्दी एंड गुड ऑरेटर, शार्प विटेड, हेल्पफुल, मैजेस्टिक एंड वेरी फेमस विथ ए सक्सेसफुल कैरियर एट एन अर्ली एज। कैरियर इनकी अच्छी होती है। इंटेलिजेंट होता है, रेशनल थिंकिंग होती है, गुड स्पीच, गुड एजुकेशन एंड स्किल्स इन बिजनेस। मतलब कि अगर बुध से ये योग बन रहा है तो बुध की सारी क्वालिटी आएगी, और ये मंगल से बन रहा था तो मंगल की सारी पॉजिटिव क्वालिटी आ रही है। एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री, बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन लोगों की कुंडली में मर्क्यूरी ये भद्र योग था। उसके बाद है हंस योग। तो ये जुपिटर से बनता है। तो जुपिटर है वो क्या, और केंद्र में होना चाहिए या फिर अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। उसकी अपनी राशि है सेजिटेरियस और पाइसिस, और उसके उच्च की राशि है कैंसर।
हंस योग वाले टॉल होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, हैंडसम, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव 2 बार आता है तो इसको निकाल देते हैं। Sharp and elevated nose, native gets love and respect in life and get popularity. वह स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है एंड विल बी ए पर्सन ऑफ प्रिंसिपल, बहुत सिद्धांतवादी होते हैं। अगर वुमन की कुंडली में हंस योग है तो ये ऐसी स्त्रियां है वो अपने हस्बैंड के लिए लकी होती है। ओके, जैसे कि माधुरी दीक्षित की कुंडली में था। और किसकी कुंडली में था? के.एन. राव, जया ललिता, माधुरी दीक्षित। ओके, उसके बाद है मालवीय योग। तो ये विनस की वजह से बनता है, विनस की वजह से। विनस मतलब विनस प्लैनेट है वो बनाता है। विनस है वो केंद्र के घर में होना चाहिए और अपनी राशि है, इसकी अपनी राशि है टॉरस एंड लिब्रा। और अपनी उच्च, या तो फिर अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। अपनी उच्च राशि है पाइसिस। क्या क्वालिटी होती है? बहुत ही ब्यूटीफुल फेस होता है, बड़ी आंखें होती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, फेमस, फॉर्चुनेट, और बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, लग्जरी होती है, सक्सेसफुल लाइफ होती है, एक्टिंग स्किल अच्छी होती है, डांसिंग, ड्रामा या फैशन, कोई ना कोई आर्ट उनके अंदर होता है। द नेटिव विल आल्सो गेट ए वेरी लविंग एंड सपोर्टिंग स्पाउस। ओके, एग्जाम्पल है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट थे यूएस के जॉन कैनेडी, सोनिया गांधी, सानिया मिर्जा। उसके बाद है सस योग। ठीक है। सबके जो है प्रॉब्लमेटिक लाइफ है। हाँ, मतलब देखो ये सानिया मिर्जा divorced. Okay, President of United States John F. Kennedy had multiple affairs and marriages, failed marriages. तो ये सबके जो दिखते हैं इसमें, तो सबके तो फेल्ड मैरिजेस ही है इनके, इसमें जितने लोगों के लिखे हैं। देखो, आपकी लाइफ में जो योगा है इसका मतलब ये नहीं कि हम राजा बन गए। ओके, ये लाइफ के, हम एस्ट्रोलॉजर सबसे बड़ी जो भूल कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर और जो भी सारे लोग हैं, हम सब लोग ये भूल कर रहे हैं कि हमारी कुछ, हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे ये जन्म के कर्मा की वजह से भी तो हो रहा है। कुंडली में सिर्फ हमें अभी तक जितने भी जन्म जन्म की जो भी हमने किया उसका हमें दिखाता है, ये जन्म में क्या किया वो थोड़ा देख सकते हैं हम कुंडली से। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये पास्ट लाइफ का है क्या, ये लाइफ का है? हाँ, प्रिडिक्शन तो हम ये ये तो लाइफ है। का कर रहे हैं ना। हाँ, ये प्रिडिक्शन तो हम ये लाइफ का कर रहे हैं ना, इसी लाइफ का कर रहे हैं ना। पर ये लाइफ तो ये है, ये लाइफ की जो कर्मा की वजह से जो हो रहा है वो इसके अंदर नहीं आता है। तो मान लो कि किसी की आयु, किसी का आयुष्य है, लॉन्गेविटी, एज पर कुंडली उसका लॉन्गेविटी है वो 70 साल था या 80 साल था, तो उसने सुसाइड कर लिया, तो वो थोड़ा देख सकेंगे हम उसकी कुंडली में? सर पर सुसाइड योग तो दिख जाएगा ना सर? ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, वो पहले से है तो वो ठीक है, लेकिन पर्सन तो कुछ भी कर सकता है ना। मान लो कि वो ये लाइफ में, मतलब ऐसे कोई सर इसमें अगर मैं एक अगर कुंडली अगर दे दूं किसी को, और वो अगर आदमी अगर गुजर चुका है, तो वो ज्योतिष फिर भी उसकी कुंडली बोलते रहता है वो। देखो मतलब ये, उसको भी परफेक्टली नहीं पता है उसको कि ये आदमी गुजर भी चुका है करके। वैसे मरे हुए आदमी की कुंडली देखते ही नहीं। नहीं, देखते ही नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? आप ऐसी नंबर, आप पर डेट अपन ऑफ ने बर्थ काय दे दो, कुंडली टाइम दे टेस्ट दो। लेना सर? ये एक शास्त्र नहीं, है, वो शास्त्र कोई का भी नहीं, मजाक नहीं अगर। नहीं शास्त्र, नहीं शास्त्र का टेस्ट लेना जरूरी है, अभी शास्त्र बोलता है उसको। जो रिपीट हो सकता है बार बार, शास्त्र बोले तो साइंस। साइंस के लिए मल्टीपल टेस्टिंग होना जरूरी है, अगर नहीं तो उसको साइंस नहीं बोलते उसको। हम्म, साइंस का टेस्टिंग होना जरूरी है। सर पर जिसको अगर वो साइंस अगर हर हर अगर परख परख के ऊपर अगर
खरा नहीं हाँ उतरता है तो वो साइंस ही नहीं हाँ है वो। सर, ठीक अगर ठीक हम है सर, बोलेंगे कि भाई आपकी, हाँ सर, आपकी बात नहीं मैं नहीं, सही मानती हूँ। पर जो सही ज्योतिष है और जिसको सही प्रिडिक्शन आता है, वो बोल ही देगा कि ये मरा हुआ आदमी है करके। वो तो मेरे को दिखता नहीं है मेरे को ना। ऑनलाइन प्रोडिक्शंस में आता है वो, ना कोई किसी को बताओ तो वो भी बताता है कि ये आदमी तो गुजर गया करके, आप किसको कुंडली दिखा रहे हो। वो असली ज्योतिष है ना, जो देख के समझ में आता है उसको कि भाई इसकी उम्र ही नहीं है इतनी, तो कैसे कुंडली देखेगा इसको। और और ऐसा और कई लोगों की मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हुई है कि ज्योतिष बताते हैं कि इसकी बहुत लंबी उम्र है, मगर वो लंबी उम्र नहीं थी उसकी, कम उम्र थी। तो फिर क्या बताए, बताओ मेरे को। तो फिर कौन सा इंटरप्रिटेशन परफेक्ट है और कितना आदमी परफेक्ट है, जब भी सबसे हम ऑटोमेटेड जो है उसको बोलेंगे कि भाई ये तो ऑटोमेटेड है, तो इसमें तो नियर परफेक्शन आना चाहिए, है ना, जो देखो साइंटिफिकली क्रिएटेड है, क्योंकि वो बुद्धि के ऊपर ही क्रिएट किया गया है ना, जो है समझो देखो एस्ट्रोसेज है या कोई भी है। हाँ आप जी। सर मैं अपने यहाँ एक कर्माच के बात फल मिलते सर मैं सर, यहाँ एक अपने बात कर्माच कहना के फल चाहूंगी मिलते सर। हाँ सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब आप किसी भी चीज को स्टडी करते हैं, जैसे जैसे आप उसमें डीप जाते जाते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ओपन हो जाते हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आते हैं, किसी के जी पढ़ाने से मैम, कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल सही जैसे मैम। जैसे आपको कमांड हो गया न्यूमरोलॉजी पे, तो हम्म। करने से प्रैक्टिस से हो गया ना, ऐसे एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी है वैदिक वाली। जितना आपको कमांड होती जाएगी, आप खुद सिर्फ चार्ट फ्रंट एक D1 देकर ही प्रेडिक्ट कर देंगे कि इस बंदे की उम्र थोड़ी है और इसकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो ब्लड डिजीज है, रोड एक्सीडेंट है, या किसी का फायर है। वो ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, बोलने से कभी नहीं आएगा ना। हम ये कैसे, और अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स को पता चल जाता है, वो ये चीज नहीं बताते। नहीं बताते। और देखो राइट वो मैम। भले वो नहीं बताए, मगर जो आदमी गुजर गया उसकी कुंडली में तो बोलना चाहिए उसको कि भाई ये तो आदमी है नहीं करके। नहीं, बात यह है कि एक सर की मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने एक आदमी को प्रिडिक्ट किया, उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम रह गया था, और कहते मुझे इतना दुख हुआ। और मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम मैंने किसी की फ्यूचर लाइफ प्रिडिक्ट नहीं करनी, कि मुझे रात को नींद नहीं आई, मैंने क्यों प्रिडिक्ट किया। मतलब नहीं जो वो तो बात अल्लाह के बराबर है, काम है वो हम तो उन्होंने लाइफ करने किसी हैं ना। नहीं, वो तो बरा नहीं, जो मरने भगवान का वाला जो 2 ही काम दिन में है, मर जाएगा। नहीं अब वो वो तो जिसने बराबर है, वो तो ज्योतिष को हक भी नहीं है वो बोलने का। पहली बात तो when अब जब भी ये ज्योतिष ये बोलता है कि भाई तुम्हारा उम्र इतना है, तो वो अपनी उम्र कम करता है पहले तो वो तो मेरे को मैं पता है आप मेरे को। मैं मैं आपको एक प्रेडिक्शन के बात बताऊं सर, मैं एक्यूरेसी के मैं बारे आपको में बात बताती हूँ बोल रहा सर, हूँ। मैं एक्यूरेसी की हाँ जी बात बोलिए। अपनी अपनी लाइफ की बताती हूँ। मेरे हम्म, वालिद बहुत बीमार थे। हम्म, एक सर ने मुझे कहा, मैंने उन्हें कहा मेरे वालिद बीमार है, आप चेक करें क्या बीमारी है इनको, कोई जादू है, तावीज है, क्या चीज है, ये बीमार है। अब हम्म, बिलीव करेंगे, उन्होंने मुझे 2 लफ्ज कहे। हम्म, उन्होंने कहा इनकी खिदमत करें, इनका मनपसंद इन्हें खाना खिलाएं। हम्म, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। आफ्टर 7 डेज मेरे वालिद की डेथ हो गई, और हम्म, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरे सामने आ गया था, इसलिए मैंने आपसे कहा इनकी खिदमत करें, इनका मनपसंद इन्हें राइट खाना खिलाएं। तो राइट राइट बात यह है कि अगर मुझे पहले बता देते, तो वो 7 दिन भी मेरे नहीं गुजरते। हम्म। पता चल जाता है सिर्फ एक्सपीरियंस से। जितना आप इस फील्ड में जाएंगे, उतना आपको डीप नॉलेज मिलेगा। मैडम और आपके पास इसका एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस है मीन क्या ऑलरेडी, समुंदर आप है, मतलब समुंदर। आप सात आप पहली जन्म, बार 7 जन्म भी आप कम जो पड़ते आप मैडम एस्ट्रोलॉजी सीखने में। आप इतना बात कर रहे हो तो आपका मतलब काफी एक्सपीरियंस हो गया इसके बारे में। आप पहली बार आप सीख रहे हो या मतलब, क्योंकि मैं तो आप नौसिखिया हूँ, मैं मेरे को नहीं आप पता है मुझे ज्यादा। कह आप हाँ मुझे जी कह हाँ जी रहे हैं। आपको पूछ रहा हूँ, हाँ जी आपको पूछ रहा सर हूँ। मुझे इंटरेस्ट है, और जैसे ये अब सर की क्लास ले रही हूँ, इस तरह मैंने 1-2 टीचर्स हैं उनकी भी क्लासेस ली हैं। तो हाँ जी। जितना आप क्लास लेते नहीं हैं, क्योंकि उतना आपका आपके माइंड क्योंकि में चीज रिपीट होती है। नहीं आपका जो नॉलेज है इसके लिए भी वही हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो हिसाब से आप रिलेट कर पा रहे हो, तो क्योंकि मैं इसमें नौसिखिया हूँ, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल है मेरा। इसके सर लिए मैं मेरा आपको ये एक बात क्वेश्चंस भी कहती है, हूँ तो उसके लिए मेरे मैं को आपको माफ एक बात करिएगा। कहती हूँ मैं आपको एक बात कहती हूँ, न्यूमरोलॉजी जो है जैसे वो, हाँ जी बोलिए। आपने पहले की न्यूमरोलॉजी, आपको ये हम्म, टफ लगेगी। जिसने पहले हम्म। वैदिक की है, उसको वैदिक टफ नहीं लगती, उसको न्यूमरोलॉजी टफ लगती है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हाँ आप वो तो किसी को बस आगे वो का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं आप न्यूमरोलॉजी आगे में भी किस किया जा सकता है, न्यूमरोलॉजी में भी किया जा सकता है।
सर न्यूमरोलॉजी बेशक में किया जब जा तक सकता है, बेशक किया जा सकता है। आपको आप उसकी अंतर्दशा दशा है, नहीं पता प्रत्यंतर दशा चलेगी है, बराबर। एग्जैक्टली नहीं उसका दशा रनिंग तो ईयर निकालनी है ना। तो सर, उसका न्यूमरोलॉजी जब रनिंग तक ईयर आपको पूरा नहीं पता है तो आप इनकम्प्लीट न्यूमरोलॉजी में नहीं कर सकते प्रेडिक्शन। यस सर ओके, आप उसकी बेस चार्ट के ऊपर नहीं आप कर सकते हो, मगर दशा में तो हम आपका मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर प्रेडिक्शन होता है, परफेक्शन के साथ में होता है। सर वैदिक में भी यही है, वैदिक में भी दशा वैदिक अंतर दशा न्यूमरोलॉजी बोल रहा हूँ प्रियंतर मैं, दशा नहीं सर, मैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में, की बात कर रही हूँ। हाँ एस्ट्रोलॉजी की जी, बात कर रहा हूँ। हाँ, दशा अंतर दशा प्रियंतर दशा उसमें सब पता चल जाता है। बहुत से ओके, तो उसके बाद में प्लेटफॉर्म्स हैं चार्ट्स अलग हो जाते हैं क्या? इसकी चार्ट्स अलग हो जाएगी जो सर, सब जगह चार्जेस दशा अलग है प्लॉट ना करेंगे? अभी। बिल्कुल, जो डीप नॉलेज देगा उसकी चार्जेस ज्यादा होंगे। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक पर, अगर आप सर्च करें आपको पता चल जाएगा कि कितनी डीप नॉलेज दे रहे हैं। नहीं वही तो इवन मैं काफी इवन इतना वो मैं ये डेप्थ देखे समझ में नहीं आता कि इवन मतलब इवन वो आपको नीचे ये बता देंगे खुद ही तो। इस वक्त हाँ, सर, इवन वो आपको हाँ जी, ये हाँ जी, बता बोलिए। देंगे इस वक्त आपने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं या पिंक पहने हुए हैं या ऑफ व्हाइट पहने हुए हैं। मतलब मैं अच्छा। मिसाल दे रही हूँ, आप कॉफी पी रहे हैं इस टाइम, आप चेयर पे बैठे हैं, आपका वो डोर तो इस तरफ है, वो आपको उसी वो वक्त लाइव क्लास में बता देंगे अच्छा। कुंडली से। ओहो। और आपके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये भी बता देंगे वो। एग्जैक्टली और बता देंगे। आपको और आपको लेकिन कौन से जब तक चीज से सुई कहाँ रखी है घर में ये भी बताते वो। हाँ जी, वो आपकी मिसिंग चीज घर में एस्ट्रोलॉजी किस कोने में एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये जी, तो कोई और साइंस होगा मेरे ख्याल से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो वैदिक नहीं होता होगा। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बताती में। है। यस सर, सर अभी आप तो आपने पहले ना इब्तदा किया है सर और से आप अभी से बेसिक सीख घबरा लो गए हैं। सर। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, अभी आप बेसिक पे हैं सर। अभी आप जब तक नहीं आप नहीं, मैं तो बेसिक नहीं बेसिक में, आएगा इसके आप लिए तो आगे नहीं सवाल है ही मेरे। जाएंगे। यही मेरा सर तो से बेसिक पहले इसके लिए तो बेसिक सवाल सीख है। लो सर आप। जब ये तक आप बेसिक ही है ना, स्टेयर्स पे बेसिक ही सीख रहे चढ़ना, हैं ना। हाँ ये फर्स्ट लाइन है, अभी आप स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, पहली स्टेप पे खड़े हैं आप, और क्वेश्चन आपके हम्म, हैं आखिरी स्टेप के। नहीं हाँ, नहीं, वो तो जो भी आप पहले स्टेप पहले वाले सर को पता से नहीं होता क्लास ना ले कि लो आखिरी पूरी कौन सा सर, है। बाद में आपके समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ, यही सर से तो क्लास ले आएगा। लो पहले। सॉरी सर, आपका टाइम लिया। सर आप कंटिन्यू कीजिए। सर चले गए लगता है हमारे डिस्कशन में। ये सर भी बहुत अच्छे है सर, ये सर से बेसिक सीख लो आप। ये सर न्यूमरोलॉजी, वास्तु नहीं नहीं, और इनसे काफी थिंकिंग सीखा हूँ वगैरह मैं। मैंने सब मैंने जानते इनसे हैं। सीखा हूँ, काफी न्यूमरोलॉजी में काफी सीखा हूँ मैं इनसे। और हाँ, मैंने तो ये बाकी भी सब बहुत एस्ट्रोलॉजी सीखा है, एस्ट्रोलॉजी सीख मगर लो, फिर ओके सही प्रेडिक्शन आप कर ओके पाएंगे ओके। सर। अरे आपका डिस्कशन हम्म। पूरा हुआ अभी? बोलिए सर। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, हम एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी ना, तो वहां से वहां वो शुरुआत को ही भूल गए आप शायद। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत में ही हमने देखा था फ्री विल एंड क्या था, पास्ट कर्मा एंड फिक्स न्यू विल, हाँ कर्मा। जी, जी जी, न्यू कर्मा पास कर्मा। तो जो हम कुंडली संचित से और प्रारब्ध। हाँ, जो हम कुंडली से जो देख सकते हैं ना, वो पास्ट कर्मा की वजह से जो हो रहा है वही देख सकते हैं हम। न्यू कर्मा मतलब ये लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं उसका हम नहीं देख सकते कुंडली से। हाँ, यही बात है। ओके, इसीलिए अगर आप ध्यान ध्यान रखो, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कुछ भी, अगर आप ये इस लाइन को याद रखो, अगर आप अपनी फ्री विल से कर रहे हो, ओके, मतलब कि वो आप अपनी फ्री विल से जो कर रहे हो ना, वो आप कुंडली से नहीं देख सकते हो। आप जो सोच समझ पर जिस पर आपके कंट्रोल के बाहर आप जो भी कर रहे हो ये लाइफ में, वही आप कुंडली से देख सकते हो। अभी मगर मान फ्री विल तो बहुत कम कम काम होता है ना, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में फ्री विल यूजफुल होता है ना। मोस्टली तो आपको तो आपका प्रारब्ध झेलना ही उड़ता है। इसके लिए तो वो नंबर लिखा के लाए हैं हम लोग। हाँ, पर तो हम चेंजेबल हमारे चेंजेबल तो कुंडली में चेंजेबल तो बहुत कम पर होता है। फ्री विल से हम हमारे वो जो हमारे जो मतलब पास्ट कर्मा की वजह से हमारे साथ जो भी हो रहा है उसको थोड़ा कम तो कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन। मान लो हाँ, कि वो तो है। पास्ट कर्मा की वजह से हमारा एक्सीडेंट लिखा था, तो हम हम्म। हमें अगर पहले से मालूम हो तो हेलमेट पहन के जा सकते हैं, पूरी
प्रोटेक्शन के साथ एग्जैक्ट जा सकते हैं एग्जैक्ट ना। मैं यही कहने लगी थी कि अगर आपको पहले से पता चल जाए कि अभी बारिश होने वाली है तो आप छतरी लेके जाएंगे साथ। ओके। बस ये है कुंडली। और ऐसा भी नहीं है कि कुंडली में अगर ऐसा लिख दिया ना कि 80 साल का आयुष्य है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 80 साल ही जिएगा। मान लो कि ये लाइफ में अपने न्यू कर्मा से उतने उसने फिर अपनी बॉडी उतनी बिगाड़ी कि वो 50 साल पे भी मर सकता है। ऐसा जरूरी यस नहीं है। सर, यस सर, किसी चीज की एडिक्शन करके। ओके। जैसे कि अगर आपने अपनी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा देखा होगा कि बहुत ड्रिंकिंग कर रहा था, या खाने पीने की आदत बहुत बुरी थी, कैंसर हो गया, तो इसके लिए हम वर्ड, ऐसा एक वर्ड आता है हम कि अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु मतलब क्या? अनटाइमली डेथ सर। मतलब कि अ, अकाल मतलब कि उसकी कुंडली में जितना लिखा था उससे भी कम उम्र में वो मर गया, तो अकाल, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। समझ रहे हो? तो अगर किसी का 70 साल का है आयुष्य, पर वो अपना बॉडी बिगाड़ बिगाड़ के फिर 60 साल पे ही मर जाए, तो वो, या फिर ऐसा भी, बट ऐसा ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि 60 साल का आयुष्य है तो उसमें 5 साल का बढ़ जाए। ऐसा करना तो मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सर कुछ अच्छा करना है तो। अगर सर अगर एज ज्यादा है सपोज, तो वो हम्म। लास्ट की एज जो है वो डिजीज में गुजरेगी। मे बी वो बेड पे गुजरे, मे बी वो किसी के मोहताजी में गुजरे कि कोई आपकी केयर करेगा, हम्म। अगर ओके। एज ज्यादा है तो। हाँ। क्योंकि सैटर्न एक्टिव हो जाएगा ना, आपने उस दिन पढ़ाया था। हाँ, आई बात समझ में। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मान लो कि कुछ लोगों होते हैं ना, मान लो सडनली कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, मालूम है? तो क्या ऐसा जरूरी है कि वो सब बहुत जी सारे लोग सर। सडनली जी सर। एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, तो क्या उन लोगों का ऐसा होगा कि उनका आयुष्य कम होगा? ऐसा नहीं होता है। उन सर लोगों अभी कल सोशल मीडिया पे रील आ रही है कि दूल्हा जो है वो मैरिज हॉल में हम्म। बारात लेकर आए हैं और उसका हार्ट फेल हो गया, उसकी वहीं डेथ हो गई। हाँ, घोड़े पे ही। ओके। एक ही घोड़े पे हुई है ना, एक ही मैरिज हॉल में आकर वो बैठा है और उसकी डेथ हो गई। ओके। उसका हार्ट बंद हो गया। तो ये तो अचानक ही डेथ हुई ना उसकी। मतलब वो आउट ऑफ कंट्री से आया था सिर्फ शादी के लिए, उसकी डेथ हो हाँ, गई। तो ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी में। मान लो तो, मतलब मैं यही समझा रहा हूँ कि उसके ये जन्म के कर्मा की वजह से हुआ, या मतलब उसकी कुंडली में लिखा था तो मान लो कि वो उसके कंट्रोल में नहीं था, तो उसकी कुंडली में ऐसा होगा कि उसका डेथ लिखा होगा। पर एक्सीडेंट से होता है, अगर अगर ऐसा कोई पर्सन है कि वो बहुत ही रफ ड्राइविंग करता है, बहुत ही बुरी तरह से ड्राइविंग करता है, तो 100% उसकी कुंडली में नहीं लिखा होगा एक्सीडेंट से मरेगा वो। पर वो उसके अभी इस जन्म के जो कर्मा है ना, उसकी वजह से वो मरा है। सर मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर मार्स वेल प्लेस नहीं है तो शादी के बाद मार्स एक्टिव हो जाता है, तो वो मार्स पे आपको नुकसान दे के जाता है। हम्म। ओके। मतलब अगर मार्स अगर अच्छा ना हो ना, तो 28 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो मंगल है वो फिर हाँ, प्रॉब्लम मंगलिक देता है। दोष हो जाएगा और वो प्रॉब्लम देगा। हाँ, पर अगर मंगल प्रॉब्लम दोष में है एक, तो 28 साल दोनों में के से बाद। एक की डेथ हो जाती। हाँ, पर 28 साल के बाद अगर कर देते हैं तो मंगल दोष है वो थोड़ा वीक हो जाता है। और मेरा हम्म। मेरा मंगल दोस्त था, मैंने 27 में शादी की है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है, चलो बच गए। पार्टनर का भी सेम होगा ना, इसलिए हाँ वो कट आप गया। ऐसा हो सकता, हाँ, और नहीं नहीं, पार्टनर के पार्टनर का जो, नहीं है, पार्टनर का नहीं, पार्टनर तो नॉन मांगलिक थी, हाँ, चलो मगर मेरे तो को मंगल दोस्त था कुंडली के अच्छा हिसाब है, से। चलो तो मतलब एक ही साल आपको ध्यान रखना था, तो ध्यान रख लिया होगा अच्छी तरह से आपने, और क्या। 27 ईयर्स में मैंने किया मैंने, तो हाँ। मेरे को तो कोई मंगल दोष का कोई असर नहीं आया उसका। आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है ना। अगर वो नहीं आपके नहीं। किसी ऐसी जगह हाउस में प्लेस है जहां पर वो आपको हाइपर नहीं कर रहा, ज्यादा उसकी एनर्जी नहीं, ज्यादा नहीं है, तो वो तो मेरे को नुकसान तो नहीं देगा। ज्योतिष ने अभी अभी इसमें तो वो टर्म आया नहीं, मगर मेरे को इतना इसका नॉलेज भी नहीं है। तो मेरे को आपको, बताया कि उन्होंने कि षडाष्टक योग है आपका, षडाष्टक बोलेगा तो मौत का योग है, मतलब इसमें कुंडली में।
तो वो देखो आप, मंगल आपका वो कौन से घर में है आपका? हाँ जी, कौन से घर में है? हो सकता है उसने आपको हार्ट प्रॉब्लम दिया हो, बीपी प्रॉब्लम दिया हो, कोई नहीं, मेरे को स्किन उसने बोला एलर्जी कि दी हो। ये मैरिज जो है, ये मैरिज टिक ही नहीं सकता है करके मेरे को बोला। और आपका जो है षडाष्टक योग है बोला। षडाष्टक बोलेगा तो नहीं, आपको आपको कुंडली मृत्यु में याद है षडाष्टक। आपका मंगल कौन से घर में है, वो याद है आपको? हाँ जी, मेरे को अभी 1 मिनट में देख के बोल सकता हूँ आपको। 1 मिनट मैं किस हाउस कुंडली में खोल है? के बोल फ्रेंडली सकता हूँ में मैं। है या एनिमी में है? 6 से 12 में है? नहीं, वो 1 मिनट यार मेरे को देंगे तो मैं आपको देख निकाल के आपको बोल सकता हूँ। कोई बात एक नहीं मिनट है, मेरे को बाद देंगे। में कल कल डिस्कस कर लेंगे, अभी ये देख लेना आप। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक ओके। है ओके। तो ये याद रखो, डेस्टिनी मतलब आपके अगले कर्मा की वजह से, अभी तक आपने जितने भी जन्म लिए वो कर्मा की वजह से जो भी आपके साथ हो रहा है वो डेस्टिनी। फ्री विल मतलब आप ये लाइफ में अपनी मर्जी से जो कर रहे हो वो। ओके। सर मेरा मंगल जो था वो सेकंड हाउस में। हेलो। सेकंड मंगल। हाउस राशि। मेरा वो उसके ऊपर वो 2 लिखा हुआ है। वो हाउस में 2 लिखा है। टॉरस और में। वो वाला घर में मंगल है, राहु है, सूर्य है और मरक्यूरी भी है। सर आप फूड लवर हैं? फूड लवर नहीं हूं मैं इतना। मेरे को खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना खाता हूँ बस। थोड़ा हार्श स्पीच है आपकी। हाँ मतलब हार्श बोले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं। हाँ, वो हार्श कहते हैं उसको ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं स्ट्रेट कहते। नहीं जो नहीं, हार्श अल्फाज बोले तो आपके किसको किसी को दुखाना है। हर्ट करें, नहीं, नहीं जो अल्फाज आपके मैं जो किसी है को फैक्ट, हर्ट करें। फैक्ट तो हर्ट ही करेगा ना। सर अभी देखे सवाल तो ना, हर्ट ही करते हैं। मेरी बात सुने, आपका कहाँ से ये मंगलिक हो गए आप? मेरे को नहीं पता, मेरे को उन्होंने बताया सर गलत दोनों बताया मांगलिक ही उसने। दोनों नहीं की हो, कुंडली। मांगलिक ही नहीं हो मांगलिक सर नहीं आप। है आप। आप मांगलिक है ही नहीं। आपका फर्स्ट हाउस लेकिन का लॉर्ड मगर सेकंड हाउस में बैठा है बस। मगर ये जो एस्ट्रोसेज की कुंडली है उसमें कुछ तो भी मांगलिक बोलते हैं कि दो, एक तो मून वाला कुछ होता है। 2 टाइप के है मांगलिक उसमें भी। तो मेरा वो सेकंड इसमें मांगलिक दिखाता है, माइल्ड मांगलिक बोल के। माइंड मांगलिक कुछ नहीं होता ना। देखिए जनरली कौन सी राशि में मंगल है दोष इज मंगल? कंसिडर सर टॉरस में है उनके, सेकंड टॉरस हाउस में। में। मून हाँ तो चार्ट। मंगल इज प्लेस्ड इन द 8th house of Lagna, which is in the moon chart is placed in the 6th house. This is हाँ मतलब कि है considered आप। मांगलिक। पर्सन मैरिज टू अनदर मांगलिक, देन वो दोष कैंसिल होता है, ऐसा लिखा है हाँ जनरली। आपका। मांगलिक दोष है। हाँ है। सर वही तो अभी बोल रहा आपने हूँ मैं बोला, सर। सर अभी आपने बोला सेकंड हाउस में है मेरा, 2 नंबर लिखा है वहां पे। हाँ वो हाउस के ऊपर लिखा है सर। वो मैं आपको चार्ट में से बताया, अभी जो लिखा हुआ है मैंने अभी पढ़ के बताया आपको। हाँ मतलब 2 नंबर लिखा होगा, मतलब टॉरस राशि है वो, दूसरे घर में। लाइफ स्ट्रगल हाँ देती है वो, लेकिन उसको मांगलिक तो सर नहीं कह सकते। नहीं, पहला दूसरा चौथा सातवां आठवां और 12वां घर होता है ना। सर वो इन पे असर आया तो है। ये जो कह रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये हार्श बोलते हैं। हाँ नहीं मतलब। चलो ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पकड़ लिया आपने। मेरे को नहीं और एक पर नहीं पूछा कि आपको खाने का वो शौक है क्या। खाने का शौक मांगलिक, बिल्कुल नहीं है मेरे को। कुछ लोग सर ये ऐसा है। जरूरी नहीं होता कि हर हर चीज हर इंसान में हो। नहीं। हाँ नहीं, मैं जब भी 5 चीज या 10 चीज प्रेडिक्ट करता हूँ तो कम से कम मेरे अगर 7 to 8 या 9 अगर प्रेडिक्ट होते हैं बराबर से, तो मैं बोलता हूँ कि ये अच्छा प्रेडिक्शन है करके। कोई भी हंड्रेड देखो, परसेंट प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता है। दूसरे घर में बराबर। दूसरे घर में जो मंगल दोष होता है ना वो वीक माना जाता है, सबसे वन हाँ फोर तो यही तो मैंने एट और बताया सर। 12, वन मैंने फोर भी वही बोला सेवन सर। और 12th हाउस में स्ट्रांग माना जाता है। यही मैंने भी बताया सर कि उन्होंने बताया कि आपका मांगलिक दोष जो है वो कम है, मगर आपका षडाष्टक योग है। अभी षडाष्टक योग मेरे को नहीं पता क्योंकि अभी अभी सीखना हाँ शुरू किया मैंने। तो षडाष्टक षडाष्टक। योग में वैसे बोलते हैं कि मृत्यु हो जाती है करके एक आदमी की। और एक होता है कि एक प्रीति षडाष्टक योग होता है। दो दो टाइप के होते हैं, बताओ।
तो षष्टक योग ये तो कुछ मुझे भी, मैं देख के बताऊंगा। मैंने सर मैंने इनका असल में इनका मार्स है ना, वो मार्क स्थान में पड़ा है ना। हाँ 8 to 8 थ्योरी से आगे जाएं तो मार्क स्थान में पड़ा है। नहीं, पर पहले घर का स्वामी अगर 6 8 12 की जगह कोई किसी भी वैसे अगर दूसरा घर मारक तो है, लेकिन जैसे हमने कहा ना, बैड हाउस, गुड हाउस एंड न्यूट्रल हाउस, तो जी अल्टीमेटली जी। न्यूट्रल हाउस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। छः हाँ आठ न्यूट्रल बारह में न्यूट्रल है। 6 8 12 में और नहीं वो होना। और मेरे तो 4 ग्रह उधर ही बैठे हुए हैं, मेरे एक ही वो जो 2 नंबर के ऊपर। कौन कौन से सर? राहु राहु है, मार्स है, सन है और मर्क्यूरी है। हम्म। सर आप बिजनेस करते हैं? नहीं, जॉब करता था, मैं छोड़ दिया अभी। हाँ, तो आपका दूसरे घर मतलब आपका वो पैसा बनाने पे ही ज्यादा ध्यान है, दूसरा घर मतलब। सर आपकी बर्थ पे आपके वालिद ने कोई हाउस परचेज किया था? नहीं नहीं, कोई ऐसे कैसे लैंड? हाउस चेंज कर सकते हैं? ऐसे कैसे चेंज होता है क्या हाउस? मैं जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा ना, उधर मैं कम से कम 16 साल वहीं पे रहा हूँ मैं, एक ही नहीं जगह पे सर, पैदा होने के बाद। ये बात नहीं है। आपके वालिद ने फिर कोई हाउस परचेज किया हो, कोई लैंड परचेज किया हो, उनको कोई इनाम निकला हो, कोई लॉटरी निकली हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लॉटरी ऐसा वॉटरी हो नहीं बिल्कुल सकता। नहीं। ऐसा हो नहीं सकता ना। सन सेकंड हाउस में वालिद को कोई गिफ्ट देता है बच्चे की बर्थ पे। ना 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 ना, कोई नहीं कोई नहीं। मेरे फादर जो थे वो एक कंपनी में नॉर्मल वर्कर जैसे काम किया उन्होंने, और वहीं पे वो रिटायर हुए। सर फिर उनको आपका कोई टाइम ऑफ गिफ्ट नहीं बर्थ मिला। चेंज है। फिर आपका टाइम ऑफ बर्थ चेंज है। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं है। मरकरी मरकरी अपना बिजनेस करवाता है। मैंने पूरी जिंदगी भर नौकरी की है, तो पूरी वही ना, जिंदगी भर। मरकरी बिजनेस ट्वेंटी करवाता है। सेवन ईयर्स 27 ईयर्स मेरे मैंने जॉब किया है मैंने। सर मेरा वही भाई तो का मेरे को कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्ररी मेरे यही भाई लगता है का मेरे को। सर मेरे भाई का मरकरी सेकंड हाउस में है। मेरा भाई अपना बिजनेस कर रहा है। उसका सन सेकंड हाउस में है। उसके बर्थ पे मेरे वालिद ने हाउस परचेज किया था बर्थ के कुछ ही मंथ बाद। तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रिडिक्शन जो है ना वो गलत हो जाए। मैडम, आपको मैं मेरा प्रोफाइल दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर रेड्डीज में सीनियर डायरेक्टर बोल के काम करता था। मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया एट द एज ऑफ 49। ओके, 27 ईयर्स आई वर्क इन डॉक्टर रेड्डीज। आप मेरा नाम ब्राउज करोगे तो आपको मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दिखूंगा। मैं, मेरा नाम है राजाराम बागायतकर। ओके, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, आप आप सही कह रहे हैं ट्रैक बैक कर सर। सकते हो, आप आप सही ट्रैक कह कर रहे हैं। सकते हो मेरे को। ऑन फेसबुक मेरा पेज है, या तो आप ऐसे गूगल भी करोगे ना, डॉक्टर रेड्डीज राजाराम एम बागायतकर बोल के, तो आपको मेरे को उसमें ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप उसको देखोगे मेरा नाम। तो मेरा सिक्स एज हाउस में जो है 49 ईयर्स का एज में मैंने रिटायरमेंट लिया, सीनियर डायरेक्टर बोल के रिटायर हुआ हूँ। सर और मैंने सिक्स सिर्फ हाउस में नौकरी आपके की है। सिक्स हाउस में कौन सा प्लेनेट है आपका? 6th हाउस में कुछ भी नहीं है मेरा इसमें, मतलब 6 नंबर जहाँ पे लिखा है उधर कुछ नहीं है। हाँ वो मरकरी और सेकंड में चला गया ना। मेरा जुपिटर जो है वो 3 नंबर पे लिखा है। बाद में मेरा मून जो है वो 9 लिखा है, केतु लिखा है 8, और शनि लिखा है 12। बस। आपको बैकबोन और प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 10 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ मैं। अभी बोलिए, 2 प्रेडिक्शन आपका तो करिए चार्ट बराबर से। आपका आपका चार्ट रेक्टिफाई होने वाला है। बर्थ टाइम कैसे रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाई होने होगा? वाली है। कैसे रेक्टिफाई होगा? हाँ, कैसे रेक्टिफाई करोगे? बहुत से एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो आपका फेस रीड करके बता देंगे कि आपका लगन एग्जैक्ट है या नहीं। उससे रेक्टिफिकेशन हो जाएगी हाउसेस वाइज एवरीथिंग। इस फील्ड में आप थोड़ा आगे चलें फिर आपको होगा, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बेशक चलना चाहूंगा, इसके लिए तो सवाल है ना। मैंने ज्वाइन इसके लिए किया है कि क्योंकि मेरी जिज्ञासा है इसके लिए। मगर ये साइंस के हिसाब से मेरा कुछ भी मैच होता नहीं है। मगर मेरा वही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईयर वाइज मैच होता है मेरा। ईयर वाइज, सर ईयर वाइज छोड़ो, मंथ न्यूमरोलॉजी वाइज भी होता है। न्यूमरोलॉजी और चीज है। एस्ट्रोलॉजी में जब तक आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट ना हो, नक्षत्र से पता चलता है, वो भी नहीं होते एक्यूरेट इस तरीके से। मैडम, टाइम एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट टाइम है, परफेक्ट टाइम है। और वो टाइम पे लिखी हुई जो कुंडली है ना, जो ज्योतिष की, वो उसके तो पन्ने, मतलब मैं उसको अगर हाथ में हैंडल नहीं कर सकता, टूट जाता है। टूट मतलब ऐसे कागज पे लिखा हुआ है वो मेरा धनु सर रास ये है, वो सब सब कुछ मैच होता है। वो बंदे ने तो हाथ से बनाई हुई थी, अभी मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक में डाला,
तो वो भी ऐसी सेम निकलता है, सेम सर टाइमिंग के अपनी साथ में निकलता है वो। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ शेयर करें। 4 जून 1966। 4 जून 1966 1966। और टाइम है